ये है जी कि आप लोगों ने ट्रांजिस्टर की ना 3 कॉन्फ़िगरेशंस हैं जी। ट्रांजिस्टर को जब भी एज एम्पलीफायर यूज किया जाता है ना, ट्रांजिस्टर के 2 टास्क हैं, सर ने आपको बताया होगा, एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग। 2 तरह से ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है। हमने सिर्फ ट्रांजिस्टर की जो 3 बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस है ना, 3 बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। एक होती है जी कॉमन बेस, एक होती है कॉमन एमिटर और एक होती है कॉमन कलेक्टर। उनका डीसी एनालिसिस करना है एक्सपेरिमेंट में। इनके एम्पलीफिकेशन को हमने नहीं देखना। इनकी जो एम्पलीफिकेशन है वो आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह ताला, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, उसमें हम इसको देखेंगे जी। इस सेमेस्टर में सिर्फ आप लोग इसकी बेसिक्स को देखेंगे। अच्छा भाई, ट्रांजिस्टर आपने देखा है, ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल्स होते हैं, आप लोगों को पता है, एक बेस, एक एमिटर, एक कलेक्टर। ट्रांजिस्टर जो वर्क करता है जी एज एम्पलीफायर, वो वर्क करता है इन एक्टिव रीजन। और ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में कब होता है? आपको पता है जी, ट्रांजिस्टर के अंदर जंक्शंस होते हैं। एक बेस और एमिटर के दरमियान में जंक्शन बना होता है और एक कलेक्टर और बेस के दरमियान में जंक्शन बना होता है। होते ही सेमीकंडक्टर डिवाइस ही है। डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं जी। एक ट्रांजिस्टर एनपीएन होता है, एक पीएनपी होता है। आप क्या करते हैं, 2 एन टाइप मटेरियल्स लेके उनमें एक पी टाइप मटेरियल को सैंडविच करवा दें, या 2 पी टाइप मटेरियल लेके उनमें एक एन टाइप मटेरियल को सैंडविच करवा दें, तो वो क्या बन जाता है जी? ट्रांजिस्टर बन जाता है, जिसके अंदर 2 जंक्शन होते हैं जी। एक एमिटर टर्मिनल और बेस टर्मिनल के दरमियान जंक्शन होता है, और एक जंक्शन होता है कलेक्टर टर्मिनल और बेस टर्मिनल के दरमियान। हाथ का आपका माइक चल रहा है अभी। फाइव सिक्स एट टू। अच्छा, अभी बंद हो गया, ठीक है। अच्छा जी, 2 जंक्शन है मैंने बताया, एक एमिटर और बेस के दरमियान और एक है जी कलेक्टर और बेस के दरमियान में 2 जंक्शन होंगे ट्रांजिस्टर के अंदर। और मैंने एक चीज ये आप लोगों को बताई है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में जब होगा तब वो एज एम्पलीफायर वर्क करेगा। अब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में कब होता है? ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में तब होता है जब एमिटर बेस जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बाइस होता है। एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस रखना होता है आपने, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसे आपने रिवर्स बाइस रखना होता है। क्यों? क्योंकि जो एमिटर होता है जी, ये एमिट करता है किसको? चार्जेस को। और कलेक्टर जो होता है ये कलेक्ट करता है किसको? चार्ज। एमिटर बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बाइस रखना है और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स बाइस रखना है। कब? जब ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखना है। और ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहेगा तो वो क्या है, एज किस तरह से वो वर्क करेगा? वो एज एम्पलीफायर वर्क करेगा। एक तो बेसिक चीज ये आप लोगों को पता होनी चाहिए थी कि ट्रांजिस्टर जो है उसको एक्टिव रीजन में रखना है आपने, किस लिए? जब उसे एम्पलीफायर के तौर पे वर्क करवाना है। ये बेसिक एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में कब रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में तब रहता है जब एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है ये रिवर्स बाइस होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखने के लिए ना, ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखने के लिए उसको बायस किया जाता है। ट्रांजिस्टर को बायस किया जाता है। बायस करने का मतलब है कि उसकी बेस पे वो स्पेसिफिक पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो एक्टिव रीजन में रहता है। बेस पे वो स्पेसिफिक पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है
तीनों टर्मिनल्स पे, बेस, एमिटर और कलेक्टर पे, वो स्पेसिफिक पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो क्या रहेगा, वो एक्टिव रीजन में रहेगा। मतलब क्या है, मतलब बेस से एमिटर जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। इस तरह से पोटेंशियल, इस तरह से वोल्टेज अप्लाई किया जाता है कि बेस एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड हो और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है ये रिवर्स हो। तो ये जो पोटेंशियल प्रोवाइड करने की डिफरेंट मेथड्स हैं जी, इसमें जो सबसे बेसिक और सबसे जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड है वो है जी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग टेक्निक। कौन सी टेक्निक है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग टेक्निक, जिससे हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को बाइस करते हैं, किस लिए, ताकि वो एक्टिव रीजन में रहे। क्यों, क्योंकि जब वो एक्टिव रीजन में रहेगा तभी वो एज एम्पलीफायर वर्क करेगा। तो अब यहाँ पे ये आपके सामने जो सर्किट डायग्राम बनी हुई है, ये सर्किट डायग्राम है जी, इसमें हमने ट्रांजिस्टर को बाइस किया हुआ है। और किस टेक्निक से बाइस किया हुआ है ट्रांजिस्टर को, ये ट्रांजिस्टर है जो दरमियान में आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। इसको हमने बाइस किया है जी किस टेक्निक से, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग से। ये जो R1 और R2 हैं ये दोनों मिलके ये वोल्टेज बाइस कॉन्फ़िगरेशन बना रही है। ये R1 और R2 ये दो रेजिस्टर्स हैं, ये दोनों मिलके कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं जी, वोल्टेज डिवाइडर बाइस कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं। और ये बेस पे वो पोटेंशियल सेट करवा रहे हैं, जिससे क्या होगा, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बाइस। और ये दो वो रेजिस्टर्स हैं, RC और RE, जिनकी वजह से इन कलेक्टर और एमिटर को पोटेंशियल आ रहा है, जिससे क्या होगा, बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, जो रिवर्स बाइस, और बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस। जी कॉन्फ़िगरेशन, इन कॉन्फ़िगरेशंस में इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉमन बेस क्यों कह रहे हैं, अब ये हमने देखना है। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉमन बेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर है, मेरी बात को सुनना है, इसे हम कॉमन बेस क्यों कहते हैं, इसे हम कॉमन बेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर है, वो बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर वो कॉमन होती है फॉर इनपुट एंड आउटपुट। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी बताता हूं। बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर जो है वो कॉमन होती है फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के लिहाज से अगर आप देखें तो इनपुट और आउटपुट के लिहाज से बेस जो है वो क्या होती है, वो कॉमन होती है। मैं आप लोगों के सामने एक सर्किट जो है वो शो करवाता हूँ आपको, जरा इसको देख लें, फिर इस बात की मेरी की समझ आ जाएगी। ले जी, ये सर्किट आपके सामने नजर आ रहा है। ये एक कंप्लीट सर्किट है जिसमें कॉमन बेस एम्पलीफायर, एक पूरा एम्पलीफिकेशन प्रोसेस भी उसमें ऐड है। हम जो कर रहे हैं, हमने सिर्फ इसका डीसी एनालिसिस करना है, हमने एम्पलीफिकेशन नहीं देखनी। तो ये एक सर्किट है। अब इस सर्किट में क्या हो रहा है जी, इनपुट जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं एमिटर टर्मिनल पे। ये जो है ये इनपुट है, ये जो है इस पॉइंट पे इनपुट है, ये इनपुट अप्लाई कर रहे हैं हम, ये वो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं जिसे हमने एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफायर का क्या मतलब है, एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट होगा जिसे आप लो पावर सिग्नल देंगे और वो हाई पावर सिग्नल आपको आउटपुट पे देगा। तो ये हम इसे 1 वोल्ट का एक सिग्नल इनपुट पे दे रहे हैं। इसने इसको क्या करना है, इसने इसे एम्पलीफाई करना है और हमें आउटपुट कहाँ पे मिलनी है, कलेक्टर वाले टर्मिनल पे भी। और जो बेस वाला टर्मिनल है इसका जरा देखें, बेस वाले टर्मिनल को हमने ग्राउंड किया हो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट। अब इसे कॉमन बेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनपुट जो है वो भी आप अप्लाई करते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और आउटपुट जो है वो भी आप लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बेस जो है वो दोनों में आ गई, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। इनपुट भी आपने अप्लाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
और आउटपुट भी आपने लेनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बेस दोनों में आ गई, इसका मतलब है कि जो बेस है वो क्या है जी, वो कॉमन है इसमें इनपुट और आउटपुट में, इसलिए हम इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब ये कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, ये तीन कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। इनमें से कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो करंट सिग्नल को ज्यादा एम्पलीफाई करती है, जिसमें करंट गेन ज्यादा होता है, वोल्टेज गेन कम होता है। कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है जिसमें वोल्टेज गेन ज्यादा होता है, करंट गेन कम होता है। कोई ऐसी है जी जिसमें आउटपुट पे हमें सिग्नल इन्वर्ट होकर मिलता है इनपुट से। कोई ऐसी है जिसमें आउटपुट पे हमें सिग्नल वैसे ही मिल जाता है जैसे हम इनपुट पे अप्लाई करते हैं। एक कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है जिसमें हमें गेन यूनिटी मिलता है। तो इनके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं तीनों कॉन्फ़िगरेशन के, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। तो अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स के लिहाज से जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जिस कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है उसे हम यूज करते हैं। होना इसमें क्या है जी, करना इसमें क्या है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई ही करना है। तो हम देख रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो कॉमन बेस में क्या होता है जी, कॉमन बेस में बेस जो है वो कॉमन होती है फॉर इनपुट एंड आउटपुट। और आपने ये याद रखना है कि कॉमन बेस जो एम्पलीफायर है उसमें इनपुट हम अप्लाई करते हैं एमिटर पे और आउटपुट लेते हैं कलेक्टर से। इनपुट हम अप्लाई करते हैं एमिटर पे और आउटपुट लेते हैं कहां से, कलेक्टर से। ये किसमें, कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट। अब जरा कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट जो आपके सामने मैंने आपके मैनुअल में मैंने डाला है उसको मैं दिखाऊं जरा। तो वो ये वाला एक सिंपल सर्किट मैंने आप लोगों के मैनुअल में डाला हुआ है। ये जरा देखें, ये वही सर्किट है जो मैं आपको अभी दिखा के लाया हूं दूसरी साइड पे। बस इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है जी, इसमें हमने इनपुट और आउटपुट नहीं अप्लाई की हुई है, इनपुट और आउटपुट शो नहीं की हुई है। इसमें इनपुट अप्लाई करते, इनपुट हमेशा ऐसी होती है जी, तो इनपुट अप्लाई करते तो ये कंप्लीट एम्पलीफायर बन जाना। हमने चूंकि सिर्फ इसका डीसी एनालिसिस करना है, सो मैंने सिर्फ डीसी कंपोनेंट्स को शो किया है। डीसी एनालिसिस करते हुए कैपेसिटर्स का कोई रोल नहीं होता, इसलिए कैपेसिटर्स को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। ये है जी कॉमन बेस एम्पलीफायर का सर्किट, जिसमें आपने क्या करना है, इनपुट अप्लाई करनी है मीटर पे और आउटपुट देखनी है कहां से, कलेक्टर से ही, याद रखना है सिर्फ आप। और कॉमन बेस में बेस क्या होती है, ये कॉमन होती है किसके लिए, फॉर इनपुट एंड आउटपुट। अब हमारा जो टास्क है जी, हमने सिर्फ इसका डीसी एनालिसिस करना है। तो डीसी एनालिसिस में क्या करते हैं, सिर्फ क्यू पॉइंट फाइंड करते हैं। क्यू पॉइंट आपने देखा होगा, क्यू पॉइंट क्या होता है। क्यू पॉइंट एक पॉइंट होता है जी जो कि ग्राफ होता है, एक ग्राफ होता है किसके दरमियान, वीसीई और आईसी के दरमियान। वीसीई और आईसी के दरमियान में एक ग्राफ बना होता है, जिसमें जो वीसीई वोल्टेज जो है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इस पे होती है एक्स एक्सिस पे, और आईसी किस पे होता है, वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो क्यू पॉइंट को आपने सेट करना होता है। क्यू पॉइंट को इस तरह से रखना होता है कि ट्रांजिस्टर आपका स्टेबल हो और ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में रहे। ट्रांजिस्टर आपका स्टेबल हो और क्यू पॉइंट आपका स्टेबल हो और ट्रांजिस्टर आपका किस रीजन में रहे, एक्टिव रीजन में रहे। ट्रांजिस्टर के क्यू पॉइंट को आपने सेट करना होता है, और वो कैसे होता है, अगर आपने ट्रांजिस्टर को प्रॉपर बाइस किया होगा। और बाइसिंग कैसे होती है जी, बाइसिंग में आपने क्या करना होता है, बेस मीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस। अगर आपने ये प्रॉपर नहीं किए हुए दोस्तों, मतलब बेस मीटर जंक्शन को फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस को रिवर्स नहीं किया हुआ, तो क्या होगा, आपका ट्रांजिस्टर या सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा या कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, वो एक्टिव रीजन में नहीं रहेगा। सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा या कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। अब हमने चूंकि इसका क्यू पॉइंट फाइंड करना है, तो क्यू पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए जी, हमें वीसीई और आईसी
जो है ये पॉइंट एक चाहिए, VCE कॉमा IC, ये यहाँ पे लिखा हो, ये देखो हमें सिर्फ ये वाला एक पॉइंट चाहिए जो कि क्या है जी, ये Q पॉइंट है, VCE कॉमा IC। अब ये कैसे फाइंड करना है आप लोगों ने? इसको फाइंड करने के लिए आप ये वाला सर्किट इस तरह से मल्टीसिम में बनाएंगे, ये वाला सर्किट बनाने के बाद आप डीसी वैल्यूज फाइंड करेंगे। किस किस की? आप डीसी वैल्यूज फाइंड करेंगे जी, ये R1 R2 RE, ये तो रेजिस्टर्स है ना, इनकी वैल्यूज डायरेक्ट आप लिख देंगे जितनी जितनी सर्किट में यूज की। RC ये वो रेजिस्टर है जो कलेक्टर के साथ लगा हुआ है। VCC ये वो वोल्टेज है जो 15 वोल्ट आपने ऊपर खुद अप्लाई किया हो। अब आप क्या करेंगे, VCE फाइंड करेंगे। VCE, VCE कैसे आपने मेजर करना है जी? ये VCE वो वोल्टेज है जो कलेक्टर और एमिटर के दरमियान हो। तो VCE मेजर करने के लिए DMM लेंगे आप। DMM का एक टर्मिनल कलेक्टर के साथ लगा देंगे और एक टर्मिनल एमिटर के साथ लगा देंगे, उसको DC में सेट करेंगे। तो ये जो वैल्यू होगी ये VCE होगी, आप यहाँ पे लिख। IC, IC मेजर करना है, तो IC मेजर करने के लिए आप ये जो कलेक्टर के साथ रजिस्टर लगा हुआ है इसके सीरीज में मीटर लगा दें। सीरीज में मीटर कैसे लगेगा? ये जो रजिस्टर का एक टर्मिनल कलेक्टर के साथ कनेक्ट है इसे रिमूव कर लें, फिर मीटर लें, मीटर का एक टर्मिनल रजिस्टर के साथ लगा दें और एक कलेक्टर के साथ लगा दें। तो क्या होगा, जो करंट कलेक्टर में से पास होना है वो पहले मीटर में से पास होगा, तो ये IC की वैल्यू आ जाएगी। IC भी आ गया, VCE भी आ गया आपके पास। अब टेबल में आप लोगों ने करना क्या है जी, टेबल में बीटा भी लिखना है। बीटा ट्रांजिस्टर का आप लोगों ने खुद सेट करना है, इसका 100 लिख लीजिएगा। ये बीटा जो है ये आता है जी एक्चुअल ट्रांजिस्टर का, जो रियल टाइम लेबोरेटरी में मौजूद होते हैं ना, उनकी ये वैल्यू मिलती है हमें, तो इसका 100 लिख लीजिएगा यहाँ। क्यू पॉइंट आएगा, क्यू पॉइंट क्या है जी, ये VCE कॉमा IC जो वैल्यू होगी ये आपका क्यू पॉइंट होगा। ये क्यू पॉइंट क्या बताता है जी? क्यू पॉइंट आपका बताता है कि लोड लाइन के ऊपर आपका क्यू पॉइंट अगर तो लोड लाइन के सेंटर के करीब आ रहा है तो ट्रांजिस्टर क्या है जी, स्टेबल कंडीशन में है और ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है। अगर लोड लाइन सेंटर से अबव चला गया तो वो कट ऑफ की तरफ चला जाएगा, अगर सेंटर से बिलो हुआ तो वो सैचुरेशन की तरफ चला जाएगा। जब इन दो रीजन में चला जाएगा ट्रांजिस्टर कट ऑफ या सैचुरेशन में, तो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर वर्क नहीं कर। तो ये सिंपल एक काम है आप लोगों का, ये टास्क है जिसमें आपने क्या करना है, ट्रांजिस्टर को, ये ट्रांजिस्टर का सर्किट है जी, जिसमें ट्रांजिस्टर के सर्किट को आपने कनेक्ट करना है जी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है, इनपुट अप्लाई करते हैं आप एमिटर पे और आउटपुट लेते हैं कलेक्टर पे, और इसका सिर्फ डीसी एनालिसिस करना है। डीसी एनालिसिस में सिर्फ आपने क्या करना होता है, क्यू पॉइंट फाइंड करना होता है। तो क्यू पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, एक VCE चाहिए होता है और एक IC चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि VCE और IC के दरमियान में ये ग्राफ होता है जी, उस ग्राफ को, जो VCE और IC को मिलाने वाली लाइन होती है उसे लोड लाइन कहते हैं। लोड लाइन के ऊपर जिस पॉइंट पे आपका VCE और IC, VCE कॉमा IC पॉइंट बनता है उसे आप क्यू पॉइंट कहते हैं। तो क्यू पॉइंट उस लोड लाइन के ऊपर जितना सेंटर के करीब होगा उतना ट्रांजिस्टर अच्छी तरह से बायस होगा। ट्रांजिस्टर अच्छे तरीके से बायस होगा तो मतलब वो एक्टिव रीजन में होगा। एक्टिव रीजन में नहीं है तो वो किस रीजन में चला जाएगा, सैचुरेशन में या कट ऑफ। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तौर पर वर्क करेगा किस रीजन में, एक्टिव रीजन में। अगर आपने उसे एक्टिव रीजन में रखना है तो उसे प्रॉपर बाइस करना पड़ेगा। प्रॉपर बाइस कैसे आप कर सकते हैं, R1 और R2 की वैल्यूज जो है ये प्रॉपर सिलेक्ट करके। R1 और R2 की वैल्यूज जितनी अच्छी तरीके से आप लोगों ने सिलेक्ट की होंगी उतने अच्छे तरीके से ट्रांजिस्टर का बेस और एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा और कलेक्टर और बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होगा। तो जब ये दो जंक्शन इस कॉन्फ़िगरेशन में होंगे कि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस हो, तो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर वर्क करेगा और ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 12 है जी। अब अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 13 आप लोगों के सामने शो करूं, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 13 में और इसमें डिफरेंस क्या आएगा
एक्सपेरिमेंट 13 आपका कॉमन एमिटर एम्प्लीफिकेशन है। कॉमन एमिटर में क्या होगा, कॉमन एमिटर में सिर्फ ये है जी आपका एक्सपेरिमेंट 13, अगर आप लोगों के सामने मैं डिस्प्ले करवाऊं। ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट है जी। ये उसमें सिर्फ क्या होगा, इसमें सिर्फ आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज इस तरह से होती है कि आप इनपुट अप्लाई करते हैं बेस पे और आउटपुट आप लेते हैं कलेक्टर से। उसमें क्या था, कॉमन बेस में इनपुट आप अप्लाई कर रहे थे मीटर पे और आउटपुट ले रहे थे आप कलेक्टर पे। अब कॉमन एमिटर है, कॉमन एमिटर में सिर्फ क्या होगा, इनपुट अप्लाई करेंगे बेस पे और आउटपुट वहीं पे कलेक्टर पे ही। कॉमन बेस ऑन है तो इनपुट एमिटर पे, कॉमन एमिटर ऑन है तो इनपुट बेस पे, आउटपुट दोनों के केस में कलेक्टर पे ही। अब इसे हम कॉमन एमिटर क्यों कहते हैं, क्योंकि एमिटर जो है ये ग्राउंडेड या एमिटर कॉमन होता है फॉर इनपुट एंड आउटपुट। क्यों, क्योंकि इनपुट अप्लाई करते हैं आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और आउटपुट भी आप लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एमिटर चूंकि ग्राउंड हुआ है देखिए जरा, तो एमिटर दोनों में आ रहा है, इनपुट में भी और आउटपुट में भी, इसलिए हम इसे कॉमन एमिटर कहते हैं। क्यों, क्योंकि एमिटर जो है ये कॉमन है फॉर इनपुट एंड आउटपुट। तो ये कॉमन एमिटर एम्प्लीफिकेशन है। अब इसमें सारा इस सर्किट में आप लोगों को दिखाया हुआ है, आईबी कौन सा करंट है जो बेस में फ्लो कर रहा है, आईसी कौन सा करंट है जो कलेक्टर में फ्लो कर रहा है, आईई कौन सा करंट है जो मीटर में फ्लो कर रहा है, बीबीई क्या है जी, ये बेस मीटर जंक्शन का जो वोल्टेज है, बीसीई क्या है जी, ये कलेक्टर मीटर जो आपका जंक्शन है उसका वोल्टेज है। अब इसका भी आपने सिर्फ डीसी एनालिसिस करना है, ये वाला सर्किट कनेक्ट करना है जो आपके सामने बना हुआ है, ये वाला सर्किट कनेक्ट करके आपने इसका डीसी एनालिसिस करना है, मतलब इसका क्यू पॉइंट फाइंड करना है। तो क्यू पॉइंट फाइंड करने के लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है जो आपके सामने है, R1 R2 आर बी आर ई, ये आर बी की जगह पे ना आर सी है, यहाँ पे इसे आर सी कर। अच्छा जी, आर सी और आर ई ये वैल्यूज है जी, ये वैल्यूज आप लोगों ने लिखनी है, बीटा आपने 100 लिखना है, वीसीसी वो वोल्टेज है जो आप अप्लाई कर रहे हैं, करना क्या, वीसीई और आईसी आप लोगों ने मैयर कर, वीसीई और आईसी मैयर करके सिंपली वीसीई कॉमा आईसी जो पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा, क्यू पॉइंट होगा। ये क्या होगा जी, क्यू पॉइंट होगा। क्यू पॉइंट जितना स्टेबल होगा ट्रांजिस्टर उतना ही अच्छे तरीके से बाइस हुआ होगा और उतने ही वो क्या कर रहा होगा जी, वो आप लोगों का एम्प्लीफिकेशन ज्यादा अच्छी करता है। अब ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन थी। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या है जी, सिर्फ इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस है, इनपुट अप्लाई कर रहे हैं बेस पे और आउटपुट वहीं पे कलेक्टर पे ले रहे हैं। अब इसे कॉमन एमिटर क्यों कहते हैं, कॉमन एमिटर इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो एमिटर है ये कॉमन होता है फॉर इनपुट एंड आउटपुट। अगर मैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को शो करवाऊं, तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में ये थ्योरी लिखी हुई है सारी आप लोगों के ना मैनुअल्स के अंदर, इसे एक दफा पढ़ लीजिएगा, ये सारा कुछ जो मैं बोल रहा हूँ यही कुछ उसमें लिखा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 14 आप लोगों का है जी कॉमन कलेक्टर का, ये है जी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसमें जरा देखें, ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है जी, ये उसका सर्किट बनाना है हमने, ये है जी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके सामने शो हो रहा है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका सर्किट बनाना है हमने, ये है जी, और इसका डीसी एनालिसिस करना है। अब इसे कॉमन कलेक्टर कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें इनपुट अप्लाई कर रहे हैं बेस पे और आउटपुट एमीटर पे लेंगे। कलेक्टर जो है ये कॉमन है फॉर इनपुट एंड आउटपुट, कलेक्टर जो है ये कॉमन है फॉर इनपुट एंड आउटपुट, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं जी, कॉमन कलेक्टर कह रहे हैं। अब ये इनपुट अप्लाई, पहले हमने देखा कॉमन बेस, कॉमन बेस में इनपुट एमीटर पे थी, आउटपुट कलेक्टर पे थी।
फिर हमने देखा कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर में इनपुट जो है वो बेस पे थी और आउटपुट कलेक्टर पे ही रही। अब कॉमन कलेक्टर है, कॉमन कलेक्टर के अंदर क्या हो गया, इनपुट जो है वो बेस पे और आउटपुट मीटर पे है। कलेक्टर कॉमन हो गया फॉर इनपुट एंड आउटपुट। तो ये तीन कॉन्फ़िगरेशन है, तीनों कॉन्फ़िगरेशन के एक ही दफा मल्टीसिम पे आपने सर्किट बनाने हैं। मल्टीसिम पे तीनों सर्किट्स बना के आपने क्या करना है जी, वीसीई और आईसी ये आप लोगों ने सिर्फ मैयर करने हैं। वीसीई आईसी मैयर करके वीसीई कॉमा आईसी जो पॉइंट होगा वो आपका क्यू पॉइंट होगा। वो कौन सा पॉइंट होगा, क्यू पॉइंट। गिवन जो टेबल्स हैं इन एक्सपेरिमेंट्स में, इन टेबल्स को कंप्लीट करना है आपने। तो ये आप लोगों के ये तीन एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये आप लोगों के परफॉर्म हो जाए। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं जी आप इन एक्सपेरिमेंट्स में आप लोग सिर्फ डीसी एनालिसिस कर रहे हैं। डीसी एनालिसिस का क्या मतलब है, सिर्फ आप क्यू पॉइंट फाइंड कर रहे हैं और क्यू पॉइंट में आप क्या कर रहे हैं जी, ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रख रहे हैं। ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में कब रहेगा, जब वो प्रॉपर बाइस होगा। प्रॉपर बाइस कब होता है, जब बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है जी, ये रिवर्स होता है। तो ये चीजें हैं जी, आप लोगों ने इनको देखना है। इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को आप लोगों ने कंप्लीट करना है मल्टी सिम पे। ये मैं गूगल क्लासरूम में तीनों अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा दोनों सीआर जो है, ए सेक्शन और बी सेक्शन, ये मुझे अपनी क्लासरूम में जरा मुझे बता दें कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट मिसिंग है, ताकि वो